हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग जंक्शन पर। जैसा कि आप सभी ने पिछले वीडियो में देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, और साथ में ये भी हमने जाना कि प्रोग्रामिंग सिस्टम्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं हम प्रोग्रामिंग सिस्टम में प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या होता है, एग्जैक्टली क्या इसकी डेफिनेशन है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो जैसा कि आपके सामने ये इसकी डेफिनेशन दिख रही है कि प्रोग्रामिंग सिस्टम में कुछ प्री डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, मतलब पहले से कुछ रूल्स डिफाइन होते हैं, कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, कुछ स्टेप्स होते हैं कि आपको उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए हर प्रोग्राम अपना डिज़ाइन करना होता है। अगर आप प्रोग्राम बनाते वक्त किसी भी स्टेप को मिस करते हैं, ठीक है, यानी जो प्री डिफाइंड रूल्स हैं, प्री डिफाइंड जो सीक्वेंस है, अगर आप उस सीक्वेंस को तोड़ते हैं, उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं, इन दैट केस आप प्रोग्राम जब रन करोगे तो आपका प्रोग्राम एरर मैसेज देगा और एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाएं तो आपका वो प्रोग्राम जो भी प्री डिफाइंड प्रोसीजर है, जो भी प्रीडिफाइंड सीक्वेंस है, उसको फॉलो करते हुए बनाएं। क्लियर है? तो जितनी भी ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं, अपनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी प्रोसीजरल लैंग्वेज है, इस तरह जितनी भी ऐसी लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड कहलाती हैं, उनके सारे प्रोग्राम प्री डिफाइंड स्टेप्स को फॉलो करते हुए यही बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये आगे देखते हैं हम कि प्रोसीजर होता क्या है। व्हाट इज प्रोसीजर? असल में प्रोसीजर वर्ड आया है प्रोसेस, ठीक है। तो किसी भी, असल में क्या होता है, जब हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने का ज़रूरी नहीं है कि केवल एक तरीका हो। हम किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन को, किसी भी काम को हम कई तरीके से कर सकते हैं, सही है। लेकिन हम हर तरीके को, हर मेथड को प्रोसीजर नहीं बोलेंगे। क्यों? किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने का जो स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, जो स्टेप वाइज मेथड होता है, ठीक है, मतलब चरणबद्ध तरीका, राइट, स्टेप बाय स्टेप। तो जब कोई स्टेप वाइज मेथड होता है किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने का, उसी मेथड को कहा जाता है प्रोसीजर। क्लियर? अब किसी प्रोसीजर के जितने भी स्टेप होते हैं सीक्वेंस में, ठीक है, उन सारे स्टेप्स को समझने के लिए या उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ऑन पेपर या ऑन सिस्टम, अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसी भी प्रोसीजर के वेरियस स्टेप्स को, तो उसके लिए दो मेन तरीके होते हैं, दो बेसिक तरीके होते हैं। पहला होता है एल्गोरिथम, दूसरा होता है फ्लो चार्ट। अब बात आती है एल्गोरिथम होता क्या है, व्हाट इज एल्गोरिथम एंड व्हाट इज फ्लो चार्ट। तो ये दोनों की डेफिनेशन है, बड़ी सिंपल सी एक सिंगल लाइन की डेफिनेशन है। एल्गोरिथम क्या है? जब हम किसी भी प्रोसीजर के स्टेप्स को, सारे स्टेप्स को सीक्वेंस में किसी सिंपल लैंग्वेज के थ्रू दिखाते हैं, दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक आम भाषा में, इंग्लिश में, हिंदी में। तो जब किसी प्रोसीजर के सारे स्टेप्स को, वेरियस स्टेप्स को हम किसी एक सिंपल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे कहा जाता है एल्गोरिथम, सही है। दूसरा तरीका होता है फ्लो चार्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये भी काम वही करता है, क्या, स्टेप्स को दर्शाना, लेकिन जब किसी प्रोसीजर के वेरियस स्टेप्स को, विभिन्न चरणों को हम फ्लो चार्ट, हम रेखा चित्रों के माध्यम से दर्शाते हैं। रेखा चित्र यानी फिगर्स, ठीक है, पिक्चोरियल फॉर्मेट, ग्राफिकल फॉर्मेट। जब किसी प्रोसेस के विभिन्न चरणों को, वेरियस स्टेप्स को हम रेखा चित्रों यानी फिगर्स के माध्यम से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट, ठीक है। दोनों का मोटिव एक ही होता है, दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, एल्गोरिथम हो या फ्लो चार्ट हो, दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसी प्रोसेस के वेरियस स्टेप्स को सीक्वेंस में
रिप्रेजेंट करना, ठीक है, ताकि उसको कोई पढ़े तो उसको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली ये पूरा जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है वो किस प्रोसेस से हुआ है। क्लियर है? अब जैसे एल्गोरिथम की हम बात करें, आप सभी ने बचपन में 6th 7th में जब ज्योमेट्री पढ़ा होगा, ठीक है, मैथ्स में जब ज्योमेट्री पढ़ा होगा आपने, तो उसमें देखा होगा आप लोगों ने, जब आप कोई फिगर ड्रॉ करते थे तो उसमें ऐसा फिगर ड्रॉ करने के बाद उसके बाद आप स्टेप्स लिखते थे, ठीक है, नंबर 1 डाल के लिखते थे कि सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, जिसके एक पॉइंट को नाम क्या दे दिया, ए। उसके बाद ए से आपने 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर उस लाइन पर एक चाप काटा, ठीक है। उसके बाद वहां पर आपने बी ड्रॉ कर दिया, फिर बी से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से और ए से 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आपने फिर कट किया, तो वहां पर जो पॉइंट बना उसको आपने डी लिखा है, ठीक है। इस तरह आप वन बाय वन एक एक सारे मेथड्स, जितने भी स्टेप्स आपके जो जो आपने परफॉर्म किए हैं उस फिगर को ड्रॉ करने के लिए, वो सारे स्टेप्स को आप लिखते हो, ठीक है। एग्जैक्टली यही एल्गोरिथम है, इसी को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। वहां पर आप क्या करते हो, जो जिस तरह से आपने फिगर ड्रॉ किया है उसको आपने बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया, साफ साफ, ठीक है, हिंदी में या इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में आपने सारे स्टेप्स को लिख दिया, बता दिया कि भैया हमने इस तरह से इस फिगर को ड्रॉ किया है, राइट। तो इसी को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। एल्गोरिथम की डेफिनेशन ही क्या थी कि जब किसी प्रोसीजर के वेरियस स्टेप्स को हम एक सिंपल लैंग्वेज में, एक आम भाषा में, एक सामान्य भाषा में रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, उसे हम कहते हैं एल्गोरिथम। वहां भी आप यही करते थे, राइट, ज्योमेट्री में। तो जब हम किसी भी ऑपरेशन के विभिन्न स्टेप्स को, जो वेरियस स्टेप्स होते हैं, उनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में शो करते हैं तो उसको कहा जाता है एल्गोरिथम। और फ्लो चार्ट, जैसा कि हम देख रहे हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट में किसी प्रोसेस के वेरियस स्टेप्स को हम ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज फ्लो चार्ट। क्लियर है? आइए इसका एग्जांपल देखते हैं आगे। ये रहा एग्जांपल। अब देखिए एग्जांपल भी मैंने क्या ले रखा है, प्रोसीजर टू मेकिंग टी, चाय बनाने की तरीका, ठीक है, चाय कैसे बनाते हैं। असल में मैंने एग्जांपल इसलिए लिया, अब आप लोग सोच रहे होंगे कंप्यूटर में चाय कहाँ से आ गई, किचन में कैसे घुस गए हम। असल में चाय बनाना एक ऐसी प्रोसेस है जो दुनिया के हर आदमी को आती है, हर इंसान को चाय बनाना जरूर आता है, ठीक है। वैसे और भी सरल चीजें हैं, जैसे लोग मैगी बनाते हैं, पर दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनको मैगी बनाना तक नहीं आता, और मैं भी उनमें से एक हूँ। मुझे भी मैगी बनाना नहीं आता, हाँ, बट चाय बनाना मुझे आता है, बेहद अच्छे से आता है। तो अगर मुझे चाय बनाना आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में हर किसी को आता होगा। सो इसलिए मैंने चाय बनाने की विधि को, चाय बनाने की प्रोसेस को, मेथड को दोनों फॉर्मेट में दिखाया, दोनों तरीके में दिखाया। एल्गोरिथम बनेगा चाय बनाने का तो कैसा बनेगा, और फ्लो चार्ट बनेगा तो वो कैसा बनेगा। आइए देखते हैं। एट फर्स्ट ये एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम में आप ये बताना चाह रहे हो सामने वाले पर्सन को कि चाय हमने जो बनाई वो कैसे बनाई, राइट। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, स्टार्ट। अब यहाँ स्टार्ट का मतलब क्या हुआ, आप स्टोव, गैस जो भी है वो आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। देन बॉयल वाटर, ठीक है, बॉयल वाटर यानी एक आप बर्तन लेकर के, बर्तन कोई भी हो सकता है, बर्तन में आपने वाटर बॉयल करना शुरू किया। देन उसके बाद अगली प्रोसेस क्या है, ऐड टी, ठीक है, उसमें ऐड टी, चाय मिलाया। देन ऐड शुगर, चीनी मिलाया। देन ऐड मिल्क, मिल्क मिलाया। उसके बाद बॉयल अगेन, कुछ देर उसको और बॉयल किया। देन स्टॉप, चाय बन गई, कंप्लीट। तो इस ये कहलाता है एल्गोरिथम। आपने बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में सारे स्टेप्स को डिफाइन कर दिया, दर्शा दिया, ठीक है। अभी इसको कोई भी देखेगा, कोई भी पढ़ेगा इसको, तो उसको बराबर समझ में आएगा कि चाय ये आपने कैसे बनाई है, ठीक है। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें अदरक नहीं पड़ी भाई, इसमें इलायची नहीं पड़ी, इसमें पता नहीं क्या क्या नहीं पड़ा, ठीक है। तो वो फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से वो मिला सकते हो, इसमें काजू बादाम किशमिश जो भी मिलाना है वो आप अपने हिसाब से मिलाते रहना। जो एसेंशियल चीज़ें हैं, ठीक है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है चाय की, वो यहाँ पर मैंने स्टेप में लिख दी है, ठीक है। तो ये कहला गया एल्गोरिथम, राइट। जब आपने एक सिंपल सी लैंग्वेज में चाय बनाने के वेरियस स्टेप्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। अब आइए देखते हैं इसी चीज को हम फ्लो चार्ट में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कैसे होगा। ये रहा फ्लो चार्ट। अब देखिए यहां पर जो एल्गोरिथम में हमने लिखा था सेम वही चीज हम फ्लो चार्ट में भी लिख रहे हैं, बट उन सारे चीजों को हमने डायग्राम्स के अंदर लिखा हुआ, डायग्राम्स बनाकर, फिगर्स बनाकर। यहां सबसे पहले क्या किया हमने, स्टार्ट, देन
नेक्स्ट स्टेप में बॉयल वाटर, देन नेक्स्ट स्टेप ऐड टी, देन ऐड शुगर, देन ऐड मिल्क, देन बॉयल अगेन, देन फाइनली स्टॉप। सेम वही सारा कुछ हमने लिखा है, बस लिखने का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है। इन सारी चीज़ों को, इन सारे स्टेप्स को हमने ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो आप चाहे फ्लो चार्ट देखो, चाहे आप एल्गोरिथम देखो, दोनों को देखकर आपको समझ में एक ही चीज आ रही है कि चाय बनी तो बनी कैसे। क्लियर है? अब आइए देखते हैं। अब यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो कि फ्लो चार्ट में यहाँ पर हमने ये ओवल शेप में बनाया है, इधर ये रेक्टेंगुलर शेप में बॉक्सेस बने हुए हैं। तो क्या कहीं भी कोई भी बॉक्सेस हम बना सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। फ्लो चार्ट भी ड्रॉ करने के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, हाँ, कहीं पर भी हम कोई भी बॉक्स नहीं बना सकते, इसके भी नियम होते हैं कि कहाँ पर कौन सा बॉक्स बनेगा। राइट, आइए देखते हैं। ये कुछ फिगर्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं कोई भी फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहला फिगर ये ओवल। ठीक है, ओवल केवल दो जगह यूज किया जाता है पूरे फ्लो चार्ट में, जब आप स्टार्ट करते हैं और जब आप स्टॉप बंद करते हैं फ्लो चार्ट को, केवल दो जगह यूज होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए स्टार्ट में है और ओवल बना हुआ है लास्ट में। राइट, देन नेक्स्ट है प्रोसेस बॉक्स। जब भी आप कोई प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जब भी कोई प्रोसेस होती है, तो वहां पर यूज किया जाता है प्रोसेस बॉक्स। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ये जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, बॉयल वाटर, ऐड टी, ऐड शुगर, ऐड मिल्क एंड बॉयल अगेन। ये सारी क्या है? ये सारी प्रोसेसेस है। ठीक है, तो प्रोसेस को हमेशा हम रेक्टेंगल शेप में जो बॉक्स होता है उसके अंदर लिखते हैं। देन नेक्स्ट है ये पैरेललोग्राम आप देख रहे हैं, इसका यूज किया जाता है केवल दो काम के लिए, इनपुट एंड आउटपुट। जब भी आपको कोई डाटा इनपुट कराना हो, जब या कोई डाटा हमको प्रिंट कराना हो, रिजल्ट के रूप में देना हो, केवल तब यूज किया जाता है इनपुट आउटपुट बॉक्स। राइट, इसके बाद नेक्स्ट है डिसीजन बॉक्स। ये जो आप शेप देख रहे हैं, इसको डायमंड बॉक्स भी बोलते हैं, असल में डायमंड बॉक्स भी कहलाता है, इसको हम डिसीजन बॉक्स भी बोलते हैं। इसका यूज तब किया जाता है जब हमारे पास दो रिजल्ट आने वाले हो, मतलब जब हम कोई कंडीशन अप्लाई करने वाले हो कि अगर ऐसा है तो ये काम करना है, ऐसा नहीं है तो ये काम करना है। दो बातें हो रही हैं यहां पर। डिपेंड करता है कौन सा काम होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, कंडीशन के सही या गलत होने पर। बात समझ में आ रही? एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपने कहा किसी फ्रेंड को कि भाई मेरे लिए एक शर्ट लाना है, ये पैसे रखो और ये शॉप में जाओ, रेड कलर की शर्ट मिले तो ले आना, अदरवाइज ग्रीन कलर की ले आना। मतलब उसको शर्ट लाना पड़ेगा, उसको शर्ट लेकर के ही आना है। अगर रेड मिलती है तो रेड, नहीं तो फिर ग्रीन। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर अब कंडीशन, वो किस कलर की शर्ट लाएगा, आई डोंट नो, हमें नहीं पता वो किस कलर की शर्ट लाएगा। ये किस पे डिपेंड करता है? शॉप में जाने के बाद कंडीशन जो हमने दे दी है उसको, वहां पर शॉप में कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगी, कंडीशन सही होगी या गलत होगी। रेड शर्ट मिल गई यानी कंडीशन सही है, वो रेड लाएगा। ठीक है, रेड नहीं मिली मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो ग्रीन कलर की शर्ट लाएगा। सेम वही सिचुएशन अगर हमारे फ्लो चार्ट में आती है, तब हम यूज करते हैं डिसीजन बॉक्स, डायमंड बॉक्स। ठीक है, यहाँ डायमंड बॉक्स के अंदर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। अगर कंडीशन सही होती है तो जो आप सही कंडीशन में काम लिखोगे वो काम होगा, अगर गलत होती है तो फॉल्स के केस में आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, जो भी स्टेप लिखोगे वो काम होगा। ठीक है, तो फाइनली जो डिसीजन बॉक्स है इसका यूज होता है फ्लो चार्ट में कंडीशन अप्लाई करने के लिए। क्लियर है? देन नेक्स्ट है कनेक्टर। ये जो छोटा सा सर्कल आप देख रहे हो इसको कहा जाता है कनेक्टर। इसका यूज तब किया जाता है जब हम कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और काफी बड़ा फ्लो चार्ट बनता है। सपोज आपने एक पेज पर फ्लो चार्ट बनाया और वो पेज पूरा फुल हो गया, अभी आपको उसी फ्लो चार्ट को नेक्स्ट पेज पर ले जाना है, तो उसको आप कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पहले पेज में फ्लो चार्ट में लास्ट में जाकर आप ऐसा छोटा सा सर्कल बना देते हैं और फिर नेक्स्ट पेज में फिर से यही छोटा सा सर्कल बनाकर उसी के आगे आप स्टार्ट कर देते हैं फ्लो चार्ट को। इससे क्या पता चलता है कि दोनों फ्लो चार्ट आपस में कनेक्टेड है। क्लियर है? देन नेक्स्ट है ये 4 एरोज आप देख रहे हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। इनका यूज होता है फ्लो ऑफ प्रोसेस। ठीक है, फ्लो चार्ट किस तरफ मूव कर रहा है, जो प्रोसेस है वो किस तरफ फ्लो कर रही है, किस डायरेक्शन में प्रोसेस चल रही है, ये पता चलता है हमें इन एरोज को देखकर। जैसा ये पिछले फ्लो चार्ट में हमने क्या देखा कि यहाँ पर टॉप टू बॉटम पूरे एरो जा रहे हैं, मतलब जो हमारी प्रोसेस है वो यहाँ स्टार्ट से शुरू हो रही है और ये नीचे की ओर जा रही है।
ठीक है, हम चाहें तो इसी फ्लो चार्ट को उल्टा भी बना सकते हैं, नीचे स्टार्ट लगा दें, उसके बाद ऊपर की ओर एरो बनाकर बॉयल वाटर, देन ऊपर ऐड टी, देन ऐड शुगर, देन ऐड मिल्क, देन बॉयल अगेन, देन लास्ट में सबसे ऊपर आ जाएगा स्टॉप। लेकिन यहाँ पर एरो क्या हो जाएंगे, सभी नीचे से ऊपर की ओर लगेंगे। ठीक है, उसको देखकर हम समझ जाएंगे कि जो प्रोसेस है वो नीचे से ऊपर जा रही है। अभी इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि प्रोसेस ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। सही है, तो ये कुछ फिगर्स हैं जिनका यूज किया जाता है फ्लो चार्ट में। तो अभी मैंने फ्लो चार्ट एक रियल टाइम का सिंपल सा ऑपरेशन चाय बनाने का परफॉर्म किया फ्लो चार्ट बना करके। तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो अपना आएगा, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम कुछ एल्गोरिथम और कुछ फ्लो चार्ट का यूज करके कुछ मैथमेटिकल, कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए हम फ्लो चार्ट डिजाइन करेंगे, जिसको देखकर और क्लियर होगा कि एग्जैक्टली फ्लो चार्ट में हम किस तरह से किसी भी प्रोसेस के स्टेप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो के आने तक हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच। शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन के लिए रेडी हो जाइएगा फ्रेंड्स, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हर वीडियो मेरी देख सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।